हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो स्टडी प्लेटफॉर्म है वो है मेहता कॉलेज और सभी स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो क्लास है वो है एमएससी प्रीवियस और यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री में जो आपके पेपर होंगे वो हैं 6 पेपर। जो फर्स्ट पेपर है वो आपका है इनऑर्गेनिक, सेकंड पेपर है वो है ऑर्गेनिक और जो थर्ड पेपर है वो क्या है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद में एक पेपर है वो आपका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे ऐड हो के आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपने बीएससी के अंदर पढ़ रखा है वो कंप्लीट यहाँ पर पेपर चलेगा। एक पेपर है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ में यहाँ पर जो पेपर चलेगा वो है तुम्हारे पास में कौन सा हो गया, तुम्हारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, एनालिटिकल हो गया और पेपर क्या बचा तुम्हारे पास में ग्रीन केमिस्ट्री। ये एक पेपर और ऐड हो रखा है तुम्हारे पास में, साथ में प्रैक्टिकल हो गई। इस प्लेटफॉर्म से जो हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है तुम्हारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पेपर के अंदर यूनिट वो 5 होगी। यूनिट कितनी होगी? 5 होगी। जो मार्किंग होगी उसकी वो है 100 मार्क्स का पेपर होगा ये और ईच यूनिट है वो 20 मार्क्स की होगी। पेपर को पढ़ने से पहले मैं आपको किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले उसकी हर यूनिट में कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अरेवा समझ में, और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे जैसे आप लोगों को बताया जाता है वैसे वैसे आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलोगे, क्योंकि किसी भी मंजिल का जो रास्ता है वो तब तक आप तय नहीं कर पाओगे जब तक आपको उसके रास्ते पता नहीं है। तो आज की जो क्लास होगी उसके अंदर आपको वही चीज़ें समझनी होगी। यदि वो चीज़ें आपको अच्छे से डील करनी आ गई तो उसके बाद में आपको समस्या नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? यस या नो? तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो क्लास है एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या है कि तुम्हारे पास में ऑर्गेनिक के अंदर सभी जगह आपको रिएक्शंस मिलेगी। क्या मिलेगी? रिएक्शन मिलेगी। और वहाँ पे उस रिएक्शंस को डील करने के लिए जिन जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, जिनके ऊपर आपको हमेशा आपके वो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और बात करने से सबसे पहले इसमें टॉपिक ही स्टार्ट क्या होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। आपका जो टॉपिक होगा वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। मेंशन कीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोगों को सभी को पता है कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और केमिकल काइनेटिक पढ़ने के बाद में आपको ये भी नॉलेज है कि कोई भी जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें एक इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हमें ये समझना होगा कि ये इंटरमीडिएट क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है। यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में
क्या देखना है आपको कि कोई भी जो रिएक्टेंट है, बात को समझना कि जो रिएक्टेंट है, आई बात समझ में, वो क्या है, किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले प्रोडक्ट में यदि कन्वर्ट हो रहा है तो बीच में यहाँ पर आएगी ट्रांजिशन स्टेट। या आपके पास में आएगा ये इंटरमीडिएट। आई बात समझ में। और ये जो है स्टेप वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगा। तो सबसे पहले तो ये बना लीजिए आप एक बार। बना लिया। अब इसमें एक लाइन लिखना इफ वी डील्स with a reaction mechanism, if we deals with a reaction mechanism, then following steps are observed. Then following steps are observed. Again repeat कर रहा हूँ, if we deals with a reaction mechanism, then following steps are observed. आप किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ में यदि डील करोगे तो ये जो स्टेप हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट है, मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये बना लिया होगा। फर्स्ट मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। वो जो 4 स्टेप हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है उसमें फर्स्ट आप मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ, फर्स्ट जो आपके पास में रहेगा वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड आपको बात करनी पड़ेगी बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज सेकंड क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। थर्ड है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और फोर्थ है तुम्हारे पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लो, ये इन 4 पॉइंट से हमें डील करना होगा। ये 4 पॉइंट होंगे जिनसे हमें डील करना है। आगे बस हम एक बार इनको बना लीजिए। बना लिया होगा। सबसे पहले आप दो लोग देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सबने नाम सुन रखा होगा। आपने नाम सुन रखा होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, आपने नाम सुन रखा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, आपने नाम सुन रखा होगा रेजोनेंस का, आपने नाम सुन रखा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो हो सकते हैं परमानेंट हो या क्या हो, टेम्परेरी हो। या तो ये परमानेंट होंगे या ये टेम्परेरी होंगे। टेम्परेरी का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे
वो क्या करेंगे कि किसी रिएक्टेंट के पास में यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आए, उसकी प्रेजेंस में यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? इलेक्ट्रॉनों का ही होगा डिस्प्लेसमेंट, और तो किसका होगा यहाँ पर रिएक्शन के अंदर? तो वो जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है वो क्या परमानेंट हो रहा है? तो परमानेंट क्या है? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, उसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आप देखते होंगे जैसे एल्कीन की रिएक्शन आपने यदि किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में करवाई, तो उस इलेक्ट्रोफाइल को देख के वो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो वो क्या हुआ? टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप मेंशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इसमें लिखना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज। फर्स्ट लिखना परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड लिखना टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक तो है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और एक है टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? फर्स्ट मेंशन कीजिए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। मैं समझाता हूँ इसको क्या है ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट मेंशन कीजिए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, और इसमें लिखना इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस, इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस even in the absence of reagent. It is also takes place even in the absence of reagent, in the absence of reagent। और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए क्या क्या है इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इसमें लिखना आप इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आई बात समझ। सेकेंड लिखना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड लिखना रेजोनेंस, रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई दी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जैसे आप लोगों को एक थोड़ा सा में कि आप डरे नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब एमएससी के अंदर आए हैं, मास्टर डिग्री आप कर रहे हो, तो यहाँ पर पूरा जो सिलेबस चलेगा वो तो चलेगा इंग्लिश के अंदर। डरने की बात ये नहीं है कि आपको, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से ही होते हैं। लेकिन ध्यान देना, ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे इन टर्म्स को ऐसे देखना है। जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में क्या देखते थे? प्रेरणिक प्रभाव। तो इस प्रेरणिक प्रभाव का आज आप नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते थे हिंदी के अंदर अति संयुग्मन, आज अति संयुग्मन को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे आप अनुनाद को क्या पढ़ते हो यहाँ पर? रेजोनेंस, ठीक है। तो हिंदी में जब अनुनाद पढ़ते थे, अब यहाँ पर आपको रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा। बस इतना डिफरेंस है। तो ये टर्म्स जैसे आपने हिंदी में याद कर रखी थी, धीरे धीरे उनको भूलना होगा और आपको अब आदत में इंग्लिश की टर्म्स डालनी होगी। सेकंड आप लिखिए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। वो लिखना है इसमें इट इज टेक्स प्लेस इन द
presence of reagent, it is takes place in the presence of reagent, in the presence of reagent। और इसके अंदर आप मेंशन कीजिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके अंदर जो आएगा वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आई बात समझ, कौन सा इफेक्ट डालोगे आप इसके अंदर? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में 3 है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट में है इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। अब अपन इस इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है नहीं तो इसको मैं यहीं पढ़ूंगा, यहीं कंप्लीट करूंगा। आप मेंशन करना इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, इसको यहीं कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट को लिखना इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, और इसमें लिखना इट इज़ ए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड मेंशन करना द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ said pair, the complete transfer of said pair of pi electron, said pair of pi electron, of pi electron, again repeat कर रहा हूँ, the complete transfer of said pair of pi electron towards one of the unsaturated atom in the presence of reagent, unsaturated atom in the presence of reagent is called electromeric effect, is called electromeric effect, is called electromeric effect। नेक्स्ट मेंशन करना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट लिखना प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी कि प्लस ई, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऐसे लिखोगे प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लगा देना प्लस, या शॉर्ट टर्म में आप लिख सकते हो इसको प्लस ई, इसका मतलब भी प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक, यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसमें लिखना हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टुवार्ड्स द रिएजेंट। क्या मेंशन करोगे? हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन takes place towards the reagent, takes place towards the reagent, towards the reagent। towards the reagent। और इसमें देखना कि ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन का डबल बॉन्ड है, और आप इससे किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ? टुवार्ड्स द रिएजेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब ये होगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा? यही तो बनेगा। ये जो डबल बॉन्ड का, यानी कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो इस इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लेगा। अब मुझे एक बात बताना, ऐसा करने पर जैसे ही ये बॉन्ड हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया,
इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, प्लस ई। आई बात समझ? ये मत सोच ले ये क्या है भाई, ये बात को समझना, कहीं फिर बाद में भूल जाओ। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल है। ये प्लस का मतलब है अपन कोई रिएक्शन करवा रहे हैं ना, ए प्लस बी, इससे मतलब है इसका मीनिंग ये है इसका। ये जो है यहाँ पर प्लस ई मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब है प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप एक बार इसको मेंशन कर लीजिए। बना लिया यहाँ तक का? यस या नो? सेकंड मेंशन कीजिए, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसमें मेंशन करना हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे फ्रॉम द रिएजेंट, यानी कि यहाँ पर रिएजेंट से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द। यानी कि जब किसी कार्बोनिल की रिएक्शन, बात को समझना, यहाँ पर ये कार्बोनिल जो है वो ये है, यहाँ पर एल्केन थी, किसी कार्बोनिल की रिएक्शन आप किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाओ, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है NU, यदि इससे करवाओगे तो ये इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो न्यूक्लियोफाइल से तो दूर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यस न्यूक्लियोफाइल से तो दूर हो रहा है। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम, यहाँ पर O- और ये NU, यही तो हुआ। एक बार इसको भी बना लीजिए। बना लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक टॉपिक मेंशन कीजिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। टॉपिक मेंशन कीजिए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देना, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ये जो छोटा सा टॉपिक है बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है तब तक आप रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। और ये बात समझ में,
तो देखिए, पहला जो डिस्प्लेसमेंट आप जब भी करवाओगे, ध्यान देना कि तुम्हारे पास में मान लीजिए ऐसा कोई स्केलेटन हो और यहाँ पर हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसको फुल फॉर्म में आप पहली बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। या आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आई बस एक बार लिखिए उसको। हो सकता है तुम्हारे पास में ये हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है भाई, यहाँ से जुड़ा हुआ हो तो क्या हो सकता है, ये OH जुड़ा हुआ हो, जैसे मान लीजिए आई बात समझिए, ये रिलीजिंग ग्रुप है। जैसे तुम्हारे पास में यहाँ NH2 जुड़ा हुआ हो, जैसे OR जुड़ा हुआ हो, सारे रिलीजिंग ग्रुप है ये। आई बात समझिए, जैसे R जुड़ा हुआ हो, ऐसे कोई ग्रुप जुड़े हुए हों, इनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अरे बात समझ, धीरे धीरे अच्छे से समझना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के से अवे, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करेंगे तो क्या करेगा, जिस जो पुश कर रहा है उससे आगे ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये बना लीजिए आप। देख लिया यहाँ पर। सेकंड, यहाँ पर ऐसा मेंशन हो, इधर देखना कि ये हो तुम्हारे पास में कि डबल बॉन्ड यहाँ पर मेंशन है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हो भैया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई बात समझ। तो ऐसे केस के अंदर होगा क्या कि विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे पास में हुआ NO2 हुआ, आई बात समझिए, फुल फॉर्म लिख लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 हुआ, जैसे CHO हुआ, जैसे CCl3 हुआ, आई बात समझ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा डिस्प्लेसमेंट वो किस तरफ होगा, इस तरफ, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दूसरा केस आपको याद रखना पड़ेगा, बना लीजिए। बना लिया होगा। दो केस हो गए, आगे के केस देखिए। तीसरा केस देखिए। तीसरा जो केस है इसे बोला जाता है कार्बोनिल। इसे क्या बोला जाता है, कार्बोनिल। और इसमें क्या होगा, इस कार्बोनिल में हमेशा ये जो डबल बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन है
ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या है, कार्बोनिल। आई बात समझ। ये तीसरा केस है। चौथा केस देखिए, इसे बोलते हैं इमीन। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, इमीन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हमेशा इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इमीन के अंदर। यस या नो। फिफ्थ केस है, ये भी ध्यान रखना, ये जो ग्रुप है इसे बोला जाता है कीटीन। इसे क्या बोला जाता है, कीटीन। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। सिक्स जो केस है वो है तुम्हारे पास में आइसोसाइनेट। इसे क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेट। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ही शिफ्ट होगा। आ गई क्या बात सामने, यस या नो। और चलिए अपन आगे। सेवंथ जो केस है उसमें आप देखो कि जब भी बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर यदि यहाँ पर कोई जी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर लोन पेयर हो, और ऐसा केस क्या क्या हो सकता है यहाँ पर OH हो सकता है यहाँ OR हो सकता है यहाँ NH2 हो सकता है यहाँ NR2 हो, ऐसे केस हो सकता है यहाँ X हो। तो ऐसे केस में भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि ये जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। आई बात समझ। आपके पास में केस ये भी हो सकता है, कौन सा केस हो सकता है कि तुम्हारे पास में ये है बेंजीन, डबल बॉन्ड क्या है ये O। इस केस में क्या होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे होगा, ये ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ से रिंग के बाहर इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 8 केस आपको याद रखने हैं, एक बार इनको बना लीजिए। ये 8 के 8 केस आपको याद रखने होंगे। बना लिया होगा समझे। अब यहाँ पर नया टॉपिक मेंशन कीजिए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अपनी बात चल रही थी। इसमें मैंने आपको सबसे पहले पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। जो टेम्परेरी था वो मैंने पढ़ा दिया था, परमानेंट में आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। आप मेंशन कीजिए टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मेंशन करोगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे भैया, कि तुम्हारे पास में ये जैसे तुम्हारे पास में A है और ये क्या है B है। आई बात समझ में।
यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो तुम्हारे पास में सिग्मा बॉन्ड है, ये जो इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा, कंप्लीट भी नहीं है, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कैसे होगा कि इस बॉन्ड के अंदर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो या तो क्या है, इफेक्ट की वजह से या तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आई बात समझ, इनका पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास में मान लीजिए कोई इस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप की क्या है, यहाँ पर अट्रैक्शन पावर है, मतलब वो क्या है, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यदि अपनी ओर खींचेगा तो वो जितनी डिस्टेंस, जितनी कम डिस्टेंस पे होगा, जितना मिनिमम डिस्टेंस पे होगा उसका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा उसका इफेक्ट भी उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। आई बात समझ। तो इसमें 2-3 लाइनें लिख लीजिए, लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट में लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ब्रैकेट में लिखना पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना पार्शियली डिस्प्लेसमेंट, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड लिखना इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द, अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्यों जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रहा है, अभी समझाऊंगा पूरा मैं। नेक्स्ट मेंशन करना इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। नेक्स्ट लाइन लिखना इंडक्टिव इफेक्ट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इफेक्ट इज रेस्पेक्टिव इन नेचर, रेस्पेक्टिव इन नेचर। रेस्पेक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि ये जो इफेक्ट लगेगा ये किसी के होने की वजह से लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारे पास में ना ये बेंजीन और इस बेंजीन पे यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, तो ये जो है इसका तो क्या लगेगा -I इफेक्ट इसके रेस्पेक्ट में, और इसका क्या लगेगा भैया +I इफेक्ट। तो रेस्पेक्ट हुआ किसके रेस्पेक्ट में, किसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, जैसे वो डिपेंड करेगा उसकी स्ट्रेंथ पे। यहाँ पर सेम ये बेंजीन है, यहाँ पर है ये एल्काइन ग्रुप, तो इसका जो लगेगा यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये लगेगा +I, और इसका जो इफेक्ट लग रहा है वो लगेगा क्या -I। बना लीजिए एक बार इसको।
बनाइए भैया फटाफट इसको। बना लिया यहाँ तक का? यस या नो? अब मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मेंशन करना टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, इंडक्टिव इफेक्ट को? आई टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें मेंशन करना इंडक्टिव इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इंडक्टिव इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इंडक्टिव इफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसको पूरा शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये जो है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। मेंशन कर लीजिए एक बार इसको। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग है उसमें क्या है, अपन जो एग्जाम्पल डालें वो ये है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या है कि ये जो Z है यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचा जा रहा है। कितना खींचा जा रहा है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। इस कार्बन के द्वारा ज़्यादा खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलूँगा मैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Z वो क्या है, लेस देन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Z है वो क्या है, लेस देन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्या भैया, कार्बन की। यस या नो? इसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात हम करें उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास में यहाँ पर ये जो Z है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जो Z है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ Z है वो ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्या भैया, कार्बन की। एक बार ये मेंशन कीजिए।
बना लिया। अब यहाँ पे मेंशन कीजिए ऑर्डर ऑफ प्लस आई। ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। आप बिना याद किए हुए यहाँ डील नहीं कर पाओगे, ऑर्डर याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और ऑर्डर क्या है भैया? ऑर्डर है तुम्हारे पास में कि जैसे CH2 है माइनस, इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। CH2 के ऊपर हो माइनस, इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है NH के ऊपर हो यदि माइनस तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका। ऑक्सीजन फिर इसका होता है COO माइनस एसीटेट का। फिर होगा 3 डिग्री एल्किल का। आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री एल्किल है क्या। ये जो ग्रुप है इसे बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। 3 डिग्री एल्किल, क्योंकि ध्यान देना है ये जो कार्बन है इस कार्बन से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो ये है 3 डिग्री एल्किल। फिर होगा 2 डिग्री एल्किल। फिर होगा 1 डिग्री एल्किल। वन डिग्री एल्किल। फिर होगा तुम्हारे पास में CT3। ये जो आइसोटोप होते हैं ना हाइड्रोजन के, ठीक है ना, TDH ये आइसोटोप है हाइड्रोजन के, तो CT3 का। फिर होगा CD3 का ड्यूटेरियम, और फिर होगा CH3 का। फिर होगा T का, फिर होगा D का, फिर होगा H का। ये जो है प्लस आई का ऑर्डर है। जितने भी ऑर्डर आपको मेंशन करवाए जाएं वो सारे आपको याद करने होंगे। तो ये पहला ऑर्डर आप मेंशन कीजिए, किसका भैया? ऑर्डर ऑफ प्लस आई, मेंशन कीजिए इसको। बना लिया। इसके बाद मेंशन कीजिए ऑर्डर ऑफ माइनस आई। ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ये माइनस आई के ऑर्डर के ऊपर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा OF2 प्लस का। देखेंगे ये इफेक्ट लगेगी कैसे, एक बार तो आप इनको याद कीजिए। फिर लगेगा किसका? OR2 प्लस का, OF2 प्लस, फिर लगेगा OR2 प्लस का, और फिर लगेगा OH2 प्लस का, फिर लगेगा NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2 और CN। इफेक्ट सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर लगेगा किसका भैया? CHO का, फिर लगेगा COR का, फिर लगेगा COOH का,
फिर लगेगा एफ का, फिर लगेगा Cl का, फिर लगेगा Br का, फिर लगेगा I का। फिर लगेगा OR का, फिर लगेगा OH का। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। फिर लगेगा C ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसे बोलते हैं एसिटाइलिन, ये याद रखना एसिटाइलिन का। फिर लगेगा बेंजीन, मतलब ये एरिल फेनिल जो ग्रुप है इसका। फिर लगेगा तुम्हारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2 का सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। ये -I का ऑर्डर है, बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा। अब हम इस इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन देखेंगे भैया। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या देखेंगे? एप्लीकेशन। तो आप लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मेंशन कीजिए एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या देखेंगे हम? एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन होगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आप मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो क्या है तुम्हारे पास में? कार्बोकेटाइन और क्या है? कार्ब एनाइन। जो इंटरमीडिएट है वो क्या है? कार्बोकेटाइन है और कार्ब एनाइन है। इन दो की स्टेबिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि जो स्टेबिलिटी देखी जाएगी वो किसकी देखी जाएगी? एक तो देखी जाएगी किसकी? कार्बोकेटाइन की। यानी कि मैं यहाँ पर एक तो होगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन में ध्यान देना कि आपको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। सेकंड यहाँ पर जो स्टेबिलिटी देखेंगे वो किसकी देखेंगे? कार्ब एनाइन की। इन दो की स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। अरे बात समझ में? यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मैं एक बात को समझना, कंप्लीटली पूरा समझा रहा हूँ कि जो कार्बोकेटाइन है या जो कार्ब एनाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर या जो कार्ब एनाइन है, मैं कह दूं कि इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आई बात समझ? यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। और मैं ये कह दूं कि ये स्टेबल जब ही रहेगा, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इसकी इन दोनों में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये पॉजिटिव क्या हो? न्यूट्रल हो जाए, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव क्या हो जाए? न्यूट्रल फॉर्म में हो जाए, तो स्टेबल होगा। तो न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या देना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव चार्ज को क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तभी क्या हो सकता है? वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ध्यान देना आपको कि जो
प्लस वाले होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आई बात समझ? यस या नो? तो क्या कहा जा सकता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही तो कहा जा सकता है। और जो तुम्हारे पास में नेगेटिव वाले होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो किसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर सबसे पहले आप मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में आप मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, ये सॉरी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं यहाँ पर ये मेंशन कर सकता हूँ कि जो कार्बोकेटाइन है उसके लिए क्या मेंशन कर सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, प्लस आर के, रेजोनेंस की बात करूँ तो प्लस एच के और प्लस आई के, एक साथ ही लिख दिया मैंने। अभी इन दोनों को और पढ़ूंगा, अभी तो प्लस आई की बात कर रहा हूँ। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आर के, माइनस एच के और माइनस आई के, यही तो फंडा है। बनाइए एक बार इसको। बना लिया होगा यहाँ पर। अब देखिए इनमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन क्या है, ये पहला नंबर का कॉन्सेप्ट है CH3 CH2 और यहाँ पर है ये पॉजिटिव CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज CH2 सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर भी है पॉजिटिव। आई बात समझ? अब आपको एक बात ये भी ध्यान होनी होगी कि तुम्हारे पास में